खून का वादा। कुछ चीज़ें जो 100 साल पुरानी हैं पर आज भी जिंदा हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप करता हूं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने घर में सेफली रह रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सोल्यूट हॉरर। यहाँ मैं आपसे जुड़ी कुछ रियल घटित और कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो कि ऑनलाइन आर्टिकल्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर मिलती हैं। आज की भी कहानी मुझे रेडिट से मिली है, जिसकी पूरी प्रॉपर सच होने की गारंटी मैं खुद नहीं लेता। इस कहानी को मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि आज से 100 साल पुरानी है। और इस कहानी में मेरे पास कुछ रियल फोटोज भी मौजूद हैं जो उसी रेडिट थ्रेड पे मिले थे। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी की शुरुआत पहले कैसे हुई, मुझे पहले आपको वो समझाना पड़ेगा। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक है आरव जो कि इस टाइम 20 साल का है, और दूसरे हैं उसके दादाजी जो इस समय 95 साल के हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आरव के कमरे में, जहाँ पे एक येलो लाइट है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और खिड़की से कांच पर पानी की बूंदें टप टप आ रही हैं। आरव उसी बेड पर जिस बेड पर दादाजी लेटे हैं उस पर दो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज फैलाता है जो कि 1915 की हैं, यानी कि जस्ट आज से 100 साल पहले। इवन 100 साल भी क्या, 100 साल से भी ज्यादा पहले। फोटो के पीछे लिखा है मार्च 15 1915 ऑफ द दाल चावल सूरत। आरव पूछता है, दादाजी देखो मुझे पुराने स्टोर रूम से क्या मिला। ये 1915 की फोटोज हैं और पीछे सूरत लिखा है। पर हम तो बैंकॉक से है ना, तो हमारा सूरत से क्या लेना देना। आरव ने बैंकॉक से इसलिए कहा क्योंकि उसके जो पुराने जो एंसेस्टर्स हैं उसमें से एक जना थाईलैंड से है। वो भी आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो दादाजी अपने कांपते हाथों से उन फोटोज को उठाते हैं। उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे वो उन धुंधले चेहरों में खो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है। दादाजी एक बिल्कुल शांत और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोलते हैं, ऐसे मतलब जैसे कि किसी को नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है ना, वैसे बोलते हैं, सूरत, ये तो मेरे बाप का घर था। आरव द हॉन्टेड मैंशन, मैंने तुम्हें बचपन में इसके बारे में बताया था ना। ध्यान से देख इस फोटो को। दादाजी पहली फोटो पर उंगली रखते हैं जहां 10 लोग सफेद कपड़ों में खड़े हैं और औरतों ने बहुत सारा सोना पहना हुआ है। दादाजी कहते हैं, ये जो पीछे लेफ्ट में खड़ा है ये मेरे पिताजी हैं, और ये जो बिल्कुल लेफ्ट में घबराई हुई औरत है ये मेरी माँ थी। वो थाई थी, और जब ये फोटो खींची थी तब उनके पेट में मैं था। आरव के दादाजी की जो माँ थी वो थाईलैंड से थी, और उनके फादर ने, जो कि आरव के ग्रेट ग्रैंडफादर हुए, उन्होंने एक थाई लेडी से शादी की थी। आगे दादाजी कहते हैं, और ये जो बीच में बैठी है ना, शी इज माई ग्रैंडमा, इसने खून किया था। आरव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक सेकंड के लिए तो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे दादाजी सिर्फ एक नॉर्मल सी कहानी सुना रहे हैं जो कि ग्रेट ग्रैंड एंसेस्टर्स की होती है, और आजकल रेयरली ही किसी के पास अपने एंसेस्टर्स की फोटोज होती हैं। दादाजी इतने आराम से बोल रहे हैं इस बात को जैसे कि ये तो रोजमर्रा की बात हो। दादाजी अब दूसरी फोटो उठाते हैं जहां 12 लोग एक पुरानी लकड़ी की बालकनी पर खड़े हैं। दादाजी कहते हैं, और ये बालकनी देख रहा है, ये घर का राइट कॉर्नर है जो सीधे पीछे फैमिली सिमेट्री कब्रिस्तान की तरफ खुलता है। इसके ठीक ऊपर 3rd फ्लोर पे 3 बड़े आयरन पानी के टैंक्स थे। वहां हमें कविता की डेड बॉडी मिली थी जो कि हमारी ही भाभी थी। और ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है जिसे मेरा भाई पकड़े हुए है, ये मेरा बड़ा भाई है। इसकी बलि चढ़ने वाली थी एक जिन के आगे। आरव फिर से डर जाता है और डर के मारे दादाजी से पूछता है, दादाजी बली आप ये सब क्या बोले जा रहे हो? मैंने तो आपसे सिर्फ एक फोटो के बारे में पूछा था, आप मुझे ये सब फालतू की चीजें क्यों बता रहे हो? लेकिन दादाजी कहते हैं, बेटा आगे तो सुन। आरव को ये कहानी सुनते सुनते बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो 1915 के दशक में पहुंच चुका है। सूरत का वो मैंशन बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है। थाई ग्रेट ग्रैंड मदर, जो कि आरव की हैं, एक कमरे में अकेली बैठी हैं, अपने प्रेग्नेंट पेट को पकड़े हुए। बाहर कॉरिडोर्स में चल रही गुजराती बातें उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। फिर दादाजी बताते हैं कि सूरत के उस इलाके में एक पुरानी मान्यता थी, शॉर्टकट से रातों रात अमीर बनने का तरीका। कहते थे साल की शुरुआत में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके जिस्म पर एक खास निशान हो, तो वो बच्चा उस रिचुअल की चाबी बन जाता है। उस बच्चे को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा के एक खास गुफा यानी कि केव के सामने छोड़ना होता था। आप अंदर जाओ, खजाना निकालो और वहां से निकल जाओ। पीछे मुड़कर देखना सख्त मना था। और इस रिचुअल के बारे में बा को पता था। उसी रात बा एक धुंधले दिए के सामने बैठकर कुछ मंत्र फूक रही होती हैं। उनकी आंखें लाल हैं, पैसे के लालच में वो अंधी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कविता भाभी पर्दे के पीछे से ये सब देख लेती हैं और कांप उठती हैं। यहीं पे आरव का क्यूरियोसिटी भरा एक सवाल आता है, पर दादाजी हम तो पहले से ही बहुत अमीर थे ना, तो फिर ऐसी ये सब चीजें क्यों करी गई?
हमारा तो मतलब पहले से ही पुश्तैनी घर में ही काफी सारी चीजें हम लोगों के पास थी, हम लोग ऑलरेडी अमीर थे। तब दादाजी आरव को कहते हैं कि लालच बेटा, लालच का कोई इलाज नहीं होता। दादाजी आगे बताते हैं कि बा के सपने में वो एंटिटी आई थी। कुछ लोग उसे शैतान कहते थे, कुछ देवता, पर वहाँ के गुजराती मुस्लिम उसे जिन कहते थे, और उसने घर का सबसे छोटा बच्चा मांगा था। कविता ये सब देख लेती है और उसके बाद वो जरा सा भी हेजिटेट नहीं करती और उस कॉरिडोर से भागते हुए आती है। वो मे का हाथ तुरंत पकड़ लेती है और जैसे ही पकड़ती है मे रोने लग जाती है। कविता मे को बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश करती है कि मे सुनो, बा जो है वो तुम्हारे 1 साल के बेटे को गुफा में छोड़कर आने वाली है, बलि देने वाली है खजाने के लिए, और हमें इसे रोकना होगा। कविता तुरंत डेस्क पर जाती है और बैंकॉक में मे के पति यानी कि आरव के ग्रेट ग्रैंडपा को एक अर्जेंट टेलीग्राम भेजती है। उसमें लिखा होता है कि माँ बच्चे की बलि देने वाली है, रिचुअल की डेट फिक्स हो गई है, तुरंत सूरत आओ। आरव के ग्रेट ग्रैंडपा तुरंत फ्लाइट लेके सूरत से वापस आते हैं और मैंशन का भारी दरवाजा झटके से खोलते हैं। उसके बाद माँ और बेटे के बीच भयानक झगड़ा होता है। बा गुस्से में कविता को घूरती है। वो समझ जाती है कि इस बहू ने ही मेरा पूरा प्लान चौपट किया है। फिर आरव के दादाजी आगे बताते हैं कि अगर वो रिचुअल पूरा हो जाता ना, तो जैसे ही आप खजाना वापस लेकर बच्चे के पास से गुजरते, बच्चे की गर्दन टूटने की आवाज आती, और अगर गलती से किसी ने पीछे मुड़कर देख लिया तो खजाना गायब, और वो बच्चा जिंदा तो रहता पर हमेशा के लिए अंधा हो जाता, बहरा हो जाता, या फिर अंदरूनी तौर पर बीमार हो जाता। कविता ने मेरे भाई को बचा लिया मगर खुद की जान गंवानी पड़ी। आरव की ये हाथ पैर ये सब सुनकर ठंडे पड़ जाते हैं। आरव तुरंत अपने दादाजी से पूछता है कि कविता भाभी का क्या हुआ दादाजी। फिर दादाजी उस रात की कहानी बताते हैं जिस रात माहौल बिल्कुल भारी हो जाता है। मैंशन की तीसरी मंजिल पर धुंध छाई हुई है जहाँ 3 बड़े लोहे के पानी के टैंक्स रखे हैं। घर का एक नौकर पानी का लेवल चेक करने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ता है। वो जैसे ही टैंक का भारी ढक्कन हटाता है, उसके हाथ से लालटेन छूट जाती है। पानी के ठीक नीचे कविता की लाश तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आंखें खुली हुई हैं, जो सीधा उस टंकी के बाहर उस नौकर को घूर रही थी। दादाजी बताते हैं कि कविता 1 हफ्ते तक गायब थी, किसी ने कोई मुंह नहीं खोला, पर सबको पता था कि ये बा का ही काम था। कोई अपने पूरे होशो हवास में पानी के टंकी के अंदर क्यों कूदेगा। एक रात की बात है, बा हाथ में मोमबत्ती लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रही हैं। अचानक से एक अंधे की ताकत उन्हें पीछे से एक झटका देती है। बा चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरती हैं। वो घूम के गिरती हैं और गिरते गिरते सीढ़ियों से जब नीचे आती हैं और वो जब सामने ऊपर की तरफ देखती हैं तो सीढ़ियों के सबसे ऊपर उन्हें एक भीगे कपड़ों में औरत दिखती है और बाल भी खुले हुए हैं। वो कोई और नहीं थी, वो कविता ही थी। उसके पैरों से जमीन पर पानी निकल रहा है और पानी का कलर भी पानी के जैसा नहीं लग रहा। फिर उसी रात पूरा परिवार खाना खा रहा होता है और खाना खाते टाइम अचानक से बा चीखती हैं, कुर्सी से नीचे गिर जाती हैं और खुद को ही घसीट घसीट कर पीछे की तरफ लेके जाती हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठे सब रिश्तेदार देखकर एकदम भौचक्के हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, बा के पैर को कौन खींच रहा है। बा घबराहट और रोने की आवाज में बोलती हैं कि मेरा पैर छोड़, वो नीचे से मुझे खींच रही है। कविता टेबल के नीचे बैठी है, देखो उसे, वो मेरा पैर खींच रही है। जब सब लोग टेबल के नीचे दिखते हैं तब वहां पे कोई भी नहीं दिखता, पर कुछ ना दिखने के बावजूद भी जो बा के साड़ी का कपड़ा था वो नीचे से किसी इनविजिबल एंटिटी के थ्रू खींचा जा रहा था। सब लोग वहां से उठते हैं, बा को उस कपड़े को वहां से छुड़ाते हैं और बा को थोड़ा बहुत समझा के सब लोग रात में सोने चले जाते हैं। उसी रात के 3 बजे आरव के छोटे दादाजी जो उस टाइम 7 साल के हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। छत से एक बहुत जोर की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई लोहे के टैंक में बंद है और गुस्से में दीवार पीट रहा है। अचानक उस बच्चे के कमरे का दरवाजा खुलता है, बा अंदर आती हैं और बाल एकदम खुले हुए रहते हैं, आंखें धसी हुई बिल्कुल पागल लग रही हो जैसे। फिर बा उस बच्चे के पास आती हैं और बोलती हैं कि बेटा मेरे साथ ऊपर चल, 3री मंजिल पर, और सुन। वो फिर से टैंक के अंदर है और जोर जोर से उसकी दीवारों को पीट रही है। वो मुझे सोने नहीं देती, पूरी रात मेरे बेड के पास खड़ी रहती है। प्रेजेंट टाइम में जब दादाजी अभी कहानी सुना रहे हैं आरव को, वो बहुत ही लंबी और गहरी सांस लेते हैं और खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। दादाजी आरव को बताते हैं कि आरव 8 साल तक, लिटरली पूरे के पूरे 8 साल तक ये सब लगातार चलता रहा। 1923 में बैंकॉक शिफ्टिंग से ठीक पहले बा का जिस्म बिल्कुल टूट गया। शी डाइड ऑफ प्योर एग्जॉस्शन, थकान। मौत वाली रात उन्होंने सबके सामने ये कबूल किया कि वही थी जिन्होंने कविता को उस टैंक में धकेला था, और उस कन्फेशन के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। आरव घबराते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, और वो बच्चा जिसकी बलि चढ़ने वाली थी। दादाजी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, मेरा बड़ा भाई, वो तो अपनी पूरी जिंदगी जीकर 90 में एक्सपायर हुआ, और मैं, डॉक्टर्स ने बोला था कि मैं 1 साल भी नहीं बचूंगा, पर देख आज मैं 95 साल का हूँ।
फिर आगे वो बताते हैं, इंडिया झाड़ फूक और चमत्कारों की धरती है आरव, वहां जितना सुकून होता है उतने ही गहरे साए भी होते हैं। दादाजी उन फोटोज को प्यार से सहलाते हैं और आरव को वापस दे देते हैं। दादाजी जाते जाते ये बोलते हैं कि थैंक यू बेटा, ये फोटोज ढूंढने के लिए, पुरानी यादें ताजा हो गई, अब जा सो जा, बहुत रात हो गई। आरव हाँ बोलता है, फोटोज लेता है और कमरे में जाता है अपने और लाइट स्विच ऑफ कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस मेल पर अपनी कहानी डिटेल में मेल कीजिए, और अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी पड़ी हैं एज अ प्रूफ के तौर पे, तो वो भी मुझे अटैचमेंट के साथ उस मेल में भेजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है आर्यन, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई विल साइन आउट।